हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहली जो न्यूज़ है आपकी, ये हमारे वर्तमान में जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव साहब, और आपके जो रेलवे मिनिस्ट्री हैं उसके भी मंत्रालय के मंत्री हैं ये, तो इनके द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी कि वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों के द्वारा भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT के मुंबई परिसर का उद्घाटन किया गया है। बच्चे, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है ना, आप लोगों ने प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में तो बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन ये रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके का ये पहला अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। IICT याद रखना, मुंबई परिसर का उद्घाटन इसका किया गया है इन दोनों के द्वारा, है ना। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। जिस तरीके से IITs हैं, है ना, जो आपकी टेक्निकल एजुकेशन है उसको जो है आपका देने के लिए IIT बनी है, उसके अलावा जो है जो मैनेजमेंट की एजुकेशन है उसको देने के लिए IIM बने हैं, तो उन दोनों की तर्ज पे जो है आपका इसे डेवलप किया गया है। और यहाँ पे किस तरीके की एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को, तो यहाँ पे आपका एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स हो गया, गेमिंग हो गया, कॉमिक्स हो गया, एक्सीडेंटेड रियलिटी XR जिसे हम कहते हैं ना, इन सारे के सारे फील्ड में जो है आपका बच्चों को यहाँ पे एजुकेट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला IICT ये कहाँ पर उद्घाटन किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। और वर्तमान में हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव साहब और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये भारत का पहला क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ इंस्टीट्यूट है। अगली न्यूज़ बच्चे इंटरनेशनल है। यह है आपका अमेरिका। जुलाई 2025 में अमेरिका की संसद ने जीनियस एक्ट नाम का एक विधेयक, इसको जो है आपका पारित किया है ना। कितने वोटों से पारित हुआ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीनियस एक्ट आपको पूछा जाएगा कौन सी कंट्री का है ये और किस चीज से रिलेटेड है। तो पहले तो ये याद रखेंगे कि इन्होंने अपनी संसद में जीनियस एक्ट पारित कर दिया है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अधिनियम पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। और इसका उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा अभी हो रही है वर्तमान में, वो है अमेरिकी डॉलर से जुड़ी स्थिर क्रिप्टो करेंसी के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करना, ठीक है। तो हर कंट्री बच्चे अभी जो है डिजिटलाइजेशन की दुनिया में एंटर कर चुकी है ना। और इन देशों की अगर हम बात करें जो कि डेवलप नेशन है, तो यहाँ पे जो है इनकी इकोनॉमी को, इनके हर प्रकार के ढांचे को, जितनी भी यहाँ पे संरचनाएं हैं उन सभी को डिजिटलाइज किया जा रहा है। और उनमें से एक ढांचा है आपका बैंकिंग सेक्टर, है ना। तो बैंकिंग में बच्चे हम करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक जो है हम फिजिकल करेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। अभी जो है आप लोगों ने सुना होगा 2-3 सालों से बहुत ही ज़्यादा डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होने लगा है, ठीक है। और अब बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं, बहुत सारी कंट्री के जो सेंट्रल बैंक ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को अपना एक आधिकारिक रुपए के तौर पर जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये याद रखना बच्चे कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो है आपका जीनियस एक्ट है, ठीक है। और ये अमेरिका के संसद ने अपनी संसद में पास कर लिया है। अगली न्यूज़ आपकी अगेन इंटरनेशनल है। ये भी आपका अमेरिका से ही रिलेटेड है और कुछ ना कुछ इसका संबंध जो है भारत से भी है। कैसा संबंध इसका भारत से, आप सभी को पता है बच्चे कि यहाँ पे अभी 2-3 महीने पहले पहलगाम में जो हमला हुआ था, उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है या फिर जो रिस्पॉन्सिबल आपका आतंकवादी संगठन था, इसमें आपका लश्कर-ए-तैयबा है, ठीक है। लश्कर-ए-तैयबा के अगर आप लोग देखेंगे पाकिस्तान में, तो इसकी बहुत सारी विंग बनी हुई है, ठीक है। इसके नीचे बहुत सारे सब ग्रुप बने हुए हैं। उनमें से एक ग्रुप है आपका TRF, जिन्होंने पहलगाम हमले की इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी, ठीक है। द रेजिस्टेंस फ्रंट इसका नाम है। तो इस ग्रुप को विदेशी आतंकवादी संगठन FTO और एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित यानी कि SDGT ये जो है इन्होंने घोषित कर दिया है, क्योंकि ये डेवलप नेशन है, ठीक है। पूरी दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं देशों के ऊपर है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है अगर ये देश कहे कि हाँ ये आतंकवादी संगठन है, इसीलिए तभी जो है आपका वो पूरे विश्व भर में जो है उसकी मान्यता होती है ना। तो यहाँ पे बच्चे आपका क्या है कि ये जो TRF है इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, है ना। तो ये बच्चे थोड़ी सी आपकी वैसी न्यूज़ है, आपको लोगों को याद रखना है कि USA के द्वारा ये जो TRF है इसको विदेशी आतंकवादी संगठन या फिर वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, ठीक है। क्या क्या पूछा जा सकता है, आपको पूछा जाएगा किस देश ने किया है, आपको पूछा जाएगा ये जो कौन सा वाला कश्मीर में जो पहलगाम हमला हुआ था उसके पीछे कौन सा आतंकवादी ग्रुप था, है ना। पाकिस्तान में बच्चे ये दोनों ही जो है आपके काम करते हैं, मतलब कि संचालन इनका किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा आतंकवादी ग्रुप था, ये है आपका द रेजिस्टेंस फ्रंट, ठीक है, TRF।
अगला प्रश्न आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इंटरेस्टिंग जो है आपकी न्यूज़ है, और ये न्यूज़ ये है कि तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में भारत के पहले हॉर्नबिल संरक्षण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से इसे सुनिएगा। पहले तो ये जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, ये अपने आप में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो ये आपका तमिलनाडु है। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार ने ये कोयम्बटूर में बचे आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, इस टाइगर रिजर्व के भीतर ही भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण, ठीक है, हॉर्नबिल एक बर्ड होता है, ठीक है, हॉर्नबिल के अगर आप लोग देखेंगे तो पश्चिमी घाट में जो है आपके 4 प्रजातियां देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो प्रजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका नेचर में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती हैं, ये किस तरीके से जो है अपना योगदान देती हैं। तो बच्चे इन्हें ना अक्सर वन का किसान भी कहा जाता है, फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीज फैलाने वाले के रूप में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय भूमिका निभाते हैं और देसी जंगलों के पुनर्जनन में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये पक्षी जो है यहाँ पे जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधे की जो आपके बीज हैं, है ना, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है आपका प्रजनन में इनकी हेल्प होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वन का किसान भी कहा जाता है। तो इन हॉर्नबिल जो है यहाँ पे आपके पक्षी हैं, उनके लिए जो है आपका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए, और ये जो है आपका तमिलनाडु की सरकार बना रही है। तो बच्चे इसमें आपकी 2-3 चीजें हैं, वो तीनों की तीनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपका प्रश्न है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इनके द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का 8वां और अंतिम जहाज अजय 21 जुलाई को जीआरएससी कोलकाता में लॉन्च किया गया है। देखिए बच्चे, हमारी जो जीआरएससी है, इनके द्वारा हमारी इंडियन नेवी के लिए एक और जो है ये जहाज बनाया गया है और इसका नाम है आपका अजय। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली क्या चीज़ याद रखनी होती है जब इस तरीके की न्यूज़ हम पढ़ते हैं ना, एक तो जो वेसल बना है या फिर जो भी आपकी चीज़ बनी है, आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या और ये है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो जो अजय है ये बेसिकली क्या है आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, याद रखेंगे ना, एंटी सबमरीन का मतलब क्या है कि जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी जब हमला करेगा तो इस हमले से जो है आपका इसे बचाया जा सकता है ना, तो उस हमले से बचने के लिए जो है आपका शैलो वाटर क्राफ्ट बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना इसका नाम अजय है। और फिर पूछा जाएगा कि किसने इसे बनाया है, तो इसे बनाया गया है जीआरएससी के द्वारा। ठीक है, जीआरएससी बच्चे अपने आप में इस तरीके के डेवलपमेंट के लिए बहुत फेमस है। इससे पहले भी हमने बहुत सारी न्यूज़ में जीआरएससी का नाम पढ़ा है ना, जहाँ पर कि हमारे इंडियन नेवी हो गया, हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज हो गए, उनके लिए इस तरीके के जो क्राफ्ट हैं वो ये कंपनी बनाती आ रही है। ठीक है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ये आपके कोलकाता बेस्ड कंपनी है और इनके द्वारा जो है अजय नाम का एक जहाज जो है आपका तैयार किया गया है। और ये बेसिकली इन्होंने जो जहाज बनाए हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो शैलो वाटर क्राफ्ट ये बना रही है कंपनी, इसमें आपके 8 जहाजों की सीरीज है ना, 8 जहाज जो है इन्होंने बनाए हैं इंडियन नेवी के लिए। उनमें से जो 8वां जहाज है और अंतिम जहाज है वो जो है आपका अजय है। इसका मतलब क्या है कि एक प्रोजेक्ट है वो आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है बच्चे। अगली जो न्यूज़ है, मेरी पंचायत, यहाँ पे आपके एप्लीकेशन है मेरी पंचायत नाम से, जितने भी सरकारी पोर्टल हैं या फिर सरकारी जो आप मोबाइल एप्लीकेशन देखते हैं, उन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, किस लिए उन्हें बनाया गया है, क्या उनका उद्देश्य है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरी पंचायत नाम से जो एप्लीकेशन है, इसको प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी के अंतर्गत ई गवर्नमेंट कैटेगरी में एक सम्मान मिला है। इसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय शासन में पारदर्शिता और भागीदारी को बढ़ावा देना। तो बेसिकली आपका एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन है मेरी पंचायत नाम से। ठीक है, अपनी पंचायत के बारे में, जिस भी क्षेत्र की आपकी पंचायत होगी उसके बारे में यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो भी विकास संबंधी काम चलते हैं, ठीक है, उन कामों में क्या कितना बजट है गवर्नमेंट का, ठीक है, उन काम को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या उसमें आपकी डेट है ना, क्या क्या उसमें काम होंगे, तो पूरी की पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल, इस तरीके की चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ई गवर्नेंस में पारदर्शिता लाने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया गया था और इसे जो है आपका यहाँ पे ई गवर्नमेंट की कैटेगरी में एक सम्मान हासिल हुआ है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, इनको औपचारिक रूप से WSIS चैंपियन प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये बच्चे आप थोड़ा याद रखिएगा, मेरी पंचायत नाम का मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे सम्मान मिला है। अगली जो न्यूज़ है डिफेंस रिलेटेड है, ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारतीय सेना इंडियन आर्मी को हिंडन एयरबेस पर अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच प्राप्त हुआ है। इसे टैंक्स इन द एयर
के नाम से भी जाना जाता है। ये है बच्चे आपके अपाचे हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स अभी कौन सी कंट्री से खरीदे हैं? हमने खरीदे हैं अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से खरीदे हैं? अमेरिका से खरीदे हैं। 3 उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स अपाचे, इनके AH-64E, ठीक है, इसके पहले बैच के शामिल होने से पश्चिमी सीमा पर सेना की परिचालन क्षमताएं मजबूत हो जाएंगी। इन्हें आर्मी एविएशन कॉर्प्स के साथ में जोधपुर में तैनात किया जाएगा। पश्चिमी सीमा यानी कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर, ठीक है, वहां पे इनकी तैनाती होगी। अभी जो पहला बैच आया है उसमें आपके 3 जो है आपके ये आए हैं। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, 3 जो आपके लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं अपाचे, ठीक है, ये जो है भारत को प्राप्त हो गए हैं और ये हमने कहाँ से प्राप्त किए हैं? अमेरिका से प्राप्त किए हैं। ठीक है, नाम याद रखना बच्चे इनका। अगला, गवर्नमेंट स्कीम की अधिकतर हम न्यूज़ जब पढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी जो है मैं न्यूज़ आपको बताती हूँ, बड़ी बड़ी नाम स्कीम का नाम होता है, कब लॉन्च किया है, किसने किया है, क्या उसका उद्देश्य, इस तरीके से हम न्यूज़ पढ़ते हैं। आज एक ऐसी योजना के बारे में हम पढ़ेंगे जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ योजना का नाम आपको ध्यान रखना है और इसके पीछे रीज़न क्या है, इस योजना के द्वारा क्या किया जाएगा वो हमें याद रखना है। ठीक है, तो बच्चे इस योजना का नाम है आपका, अब शॉर्टकट में तो इसे आप साशी कहें, है ना, साशी ही कहा जाएगा, SASCHI, ठीक है, साशी कहेंगे। तो योजना का जो फुल फॉर्म है, मतलब साशी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये जो आपकी स्कीम है इसके पीछे रीजन क्या है? पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उच्च गुणवत्ता वाले पर्यटन केंद्रों में बदलना। यह योजना केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अब बच्चे इसके पीछे रीजन क्या है? ऑलरेडी हर स्टेट में कोई ना कोई टूरिस्ट स्पेस जो है ही है ना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर आप लोग देखेंगे, टूरिस्ट प्लेसेस अगर आप लोग देखेंगे तो हर राज्य में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उन टूरिस्ट प्लेसेस की क्वालिटी कैसी है? ठीक है, अगर आप वहाँ पे जाते हैं एज अ टूरिस्ट, वहाँ पे जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, आपका अनुभव कैसा रहता है? ठीक है, वो सब कुछ डिपेंड करता है वहाँ की क्वालिटी पे। ठीक है, तो जितने भी हमारे स्टेट हैं उन स्टेट में जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो भी आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे भारत का अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है या फिर कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहा है तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस देने के, वहाँ पे क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए सरकार के द्वारा एक स्कीम जो है लॉन्च की गई है। ठीक है, नाम है इसका सासी, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो राज्यों को जो है आपका क्या करने के लिए, इन क्षेत्रों में उन्हें, उन जगहों को जो पर्यटन स्थल है उनको विश्व स्तरीय बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हेल्प की जाएगी। ठीक है, वही बात है कि कुछ पैसा जो है केंद्र सरकार लगाएगी, कुछ पैसा जो है आपका राज्य सरकार लगाएगी और कुछ शहरों को पहले चुना गया है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे, है ना, कुछ शहरों को, कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आपका चुना गया है, पर्यटन स्थलों को चुना गया है और उनको जो है आपका डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है किस तरीके से जो है आपकी कोई एक स्कीम है जिसके तहत ये किया जाना है। अगली न्यूज है आपकी भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी मतदान केंद्रों पर लगभग 1200 से कम मतदाता हैं। ठीक है, इसके पीछे का क्या समझ पा रहे हैं आप? पहली बार जब आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी कि एक मतदान केंद्र है जहाँ पे कि 1200 से कम जो है आपके मतदान होंगे, है ना, तो इसके पीछे बच्चे उद्देश्य क्या है? ये जो किया है बिहार के सरकार ने किया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का निर्वाचन आयोग है, उनके हेल्प से इन्होंने किया है। तो बेसिकली आपको पता है कि निर्वाचन, जब मतदान होता है, जब वोटिंग होती है तो वोटिंग सेंटर पे बहुत सारे लोग तो इसीलिए नहीं जाते कि बहुत लंबी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। दूसरा क्या है कि जब ज़्यादा लोग होते हैं, प्रेशर जो है वहाँ पे आपके कर्मी के ऊपर ज़्यादा होता है, फिर जो आपके चुनाव में धांधली होने के जो रीज़न, वो आसार है वो भी आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटर पे कम से कम भीड़ हो, ये हमेशा से जो है आपका इलेक्शन कमीशन का मतलब एक उद्देश्य रहा है कि मतदान केंद्र ज़्यादा हों। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मतदान केंद्र ज़्यादा होंगे तो एक ही सेंटर पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं उमड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे बच्चे पहला ऐसा स्टेट आपका बिहार बन गया है जिन्होंने अपने हर एक मतदान केंद्र पे क्या किया है, सिर्फ 1200 मतदान जो मतदाता हैं उनको ही वहाँ पे लिस्ट किया है ना। तो इसका मतलब कि वहाँ पे एक दिन में जो है आपका 1200 जो वोटर्स हैं वही वहाँ पे आके करिए वोट देंगे। इससे क्या होगा कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आसान बन जाएगी। अगर आसान बन जाएंगे तो लोग ज़रूर वोट देने आएंगे। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि ऐसा करने वाला बिहार भारत का राज्य बन गया है, पहला ऐसा राज्य बन गया है। अगली एक बुक है, बुक्स एंड ऑथर की न्यूज़ भी काफ़ी दिनों बाद आ रही है। तो ये किताब है, इसका नाम है बिलीवर्स डायलेमा।
बिलीवर्स डायलेमा, ये किसके ऊपर है? वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर 1977 टू 2018। ठीक है, अब ये जो आपकी किताब लिखी गई है, ये लिखी है अभिषेक चौधरी ने। ठीक है, अभिषेक जी का नाम याद रखेंगे बच्चे, अभिषेक चौधरी। अभिषेक नाम से कुछ याद आ रहा है आपको? पंचायत के अभिषेक सर, पंचायत के अभिषेक सर, अभिषेक चौधरी को आपको याद रखना है। इन्होंने बिलीवर्स डिलेमा नाम की किताब लिखी है और इस किताब में इन्होंने बताया है कि अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जो पॉलिटिकल जो उनका कैरियर मान लीजिए, उनका जो आपका राजनीतिक यात्रा थी और हिंदू राइट की सत्ता में उभार की विवेचना जो है इसमें आपकी की गई। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपकी किताब है बिलीवर्स डिलेमा, ये बताती है हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की जर्नी के बारे में, उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी थी है ना, उसके बारे में बताती है। और उनके साथ में जो आपका हिंदू धर्म जो है ना, उसका अपराइजेस किस तरीके से हुआ है, या फिर रिलीजन और जो पॉलिटिक्स है ना, दोनों में जो है आपको किस तरीके के चेंजेस हुए हैं। तो ये 1977 से लेकर के 2018 तक का फेज जो है इसकी विवेचना की गई इस किताब में। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि बिलीवर्स डिलेमा, ठीक है, किताब का नाम याद रखेंगे, और अभिषेक चौधरी। बच्चे कई बार आप लोग देखते होंगे कि एग्जाम में, तो आप खुद भी सोचेंगे एग्जाम में तो सिर्फ किताब का नाम पूछा जाएगा और हमें सिर्फ ऑथर का नाम याद करना है ना, तो ये पीछे की कहानियाँ क्यों बताती है मैडम हमें कि इसके बारे में लिखा गया है, ये बताया गया है ना, ये बताने के पीछे का रीज़न क्या है ना, क्योंकि आप इतनी सारी किताबों के नाम पढ़ते हैं, आप इतनी सारी किताबों के नाम पढ़ते हैं, इतने सारे ऑथर आपको याद कर रखने पड़ते हैं, तो कभी क्या है कि इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ी सी हम ज़्यादा ले लें तो हमारे ही बेनिफिट में रहती है। ठीक है, हमारे लिए अच्छा रहता है कि हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज अगर ले रहे हैं तो। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपको अब ऑप्शन वाला आपका एग्जाम होता है ना, मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको ये याद रहेगा कि जैसे बिलीवर्स डायलेमा है, ठीक है, अगर थोड़ा सा किताब को नाम को पढ़ करके इसकी कहानियाँ आपको याद आएगी तो वहाँ पे जो ऑथर है उसके नाम याद रहने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो जो पीछे की कहानी मैं आपको बताती हूँ कि किताब इसके बारे में लिखी गई है, इसके बारे में लिखी गई है, वो आपको एग्जाम के लिए याद नहीं रखना होता है, लेकिन हाँ उसका आंसर जो है वो याद रखने के लिए आपको वो कहानी थोड़ी सी सुननी पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, बिलीवर्स डिलेमा किताब का नाम है और इसे जो है अभिषेक चौधरी साहब के द्वारा लिखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पॉलिटिकल जर्नी रही है, ठीक है, उसके बारे में आपका ये किताब हमें बताती है। ठीक है, चलिए बच्चे, आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़, अपाचे हेलीकॉप्टर हो गया आपका, एक आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, और अमेरिका की 2 न्यूज़ आज हमने पढ़ी हैं। एक तो उन्होंने अपने यहाँ पे जो ये जो आपका टीआरएफ है, टीआरएफ को इन्होंने कहा कि हाँ ये आतंकवादी संगठन है। ठीक है, और दूसरा जो है इन्होंने अपने सीनेट में, इनका जो संसद है वहाँ पे इन्होंने जीनियस एक्ट नाम से एक एक्ट इन्होंने पास किया है। ठीक है, तो कंट्री का नाम आपको पूछा जा सकता है कि जीनियस एक्ट किस कंट्री के द्वारा आपका पास किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।